हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फ्लेक्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न फ्लेक्स में। तो आज हम टीटली अगरतला का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, इसका हम आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर रख दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर 1 का नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो हमने ये टर्म जो है बहुत बार सुना हुआ है कि इस बंदे के लाइफ में इतना स्ट्रेस है, इस बंदे के लाइफ में उतना स्ट्रेस है। ठीक है, तो बट हम यहाँ पे जो स्ट्रेस पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रेस हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि मटीरियल्स के अंदर डेवलप होता है। ठीक है, जितने भी हमारे मटीरियल्स है जैसे ब्रिजेस, स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, ये सब के अंदर हमारे कुछ स्ट्रेसेस होते हैं जो डेवलप होते हैं, उसके बारे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जो होता है वहाँ पे एप्लीकेबल होता है, फील्ड में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग स्ट्रेस क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्ट्रेस होता है वो किससे डिनोट किया जाता है? वो डिनोट किया जाता है सिग्मा से। ठीक है, स्ट्रेस इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल सिग्मा। ठीक है, ओके, इसको मैं थोड़ा ठीक है, चलिए। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बोल रहा है क्या? ये रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इसका एक फिगर बना के कि ये चीज है क्या। ठीक है, तो देखिए, समझ लीजिए ये एक बॉडी है। ओके, इट इज अटैच टू अ वॉल लाइक दिस। ठीक है, ये वॉल में क्या है? अटैच्ड है। वॉल में अटैच होने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे पी फोर्स से क्या किया? पुल किया। ठीक है, तो ये वॉल के साथ तो फुल्ली एकदम स्ट्रांगली अटैच है। ठीक है, तो अगर मैं इसको पी फोर्स से खींचता हूं, ठीक है, तो क्या ये बॉडी क्या बाहर आ जाएगा? नहीं। ठीक है, हमको पता है अगर मुझे इसको इस वॉल से अलग करना है तो पी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लगेगा इसको इससे अलग करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, ये बॉडी बाहर आ क्यों नहीं रहा है? तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट में एक और फोर्स है जो क्या कर रहा है? इसको रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, इस पी फोर्स को क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है ऑपोजिट में। ठीक है, तो पी फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में और रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? देखिए, ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो P और R, दे आर क्या होता है? दे आर इन सेम, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट उनका डायरेक्शन क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, तो उसी में क्या हो गया, अगर मैं यही एरिया लेके इसके साथ ये वाला फोर्स, ये जो फोर्स है, ठीक है, मतलब ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया था। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टिंग फोर्स, ये हमारा अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो दिस इज रेजिस्टिंग फोर्स पी आर बाय दिस एरिया इज नोन एज व्हाट? स्ट्रेस। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि स्ट्रेस मतलब क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। जो फोर्स बाहर के फोर्स को रेजिस्ट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टिंग ये अंदर की तरफ से जनरेट होती है और ये क्या होती है? ये बाहर की तरफ से अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होती है, ठीक है, और अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो रेजिस्टिंग फोर्स बाय दिस एरिया, और दिस एरिया इज नोन एज क्रॉस सेक्शन एरिया, इज नोन एज व्हाट? स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बाय एरिया। ठीक है, और विच एरिया? क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेस क्या चीज है। इट इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, अगर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बाय दिस एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, देन व्हाट इज नोन एज द एक्सटर्नल फोर्स
पर यूनिट दिस एरिया, ठीक है, तो देन दिस इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, इंटरनली जनरेटेड होता है, और प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नली अप्लाइड होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी इज नोन एज व्हाट, प्रेशर, ठीक है। बट याद रखिएगा स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन क्या होता है हमारा, अलग होता है, ठीक है। उनका यूनिट भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस हैज अ यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड प्रेशर इज आल्सो हैज अ यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज आल्सो नोन एज पास्कल, ठीक है। तो मतलब क्या है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 पास्कल होता है, ठीक है। प्रेशर की और एक यूनिट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएसआई, ठीक है, पीएसआई और बार, ठीक है। तो हम लोग का दो दो यूनिट होता है प्रेशर का, बहुत सारे यूनिट है प्रेशर के वैसे, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पास्कल को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। बट अदर यूनिट्स में क्या है, पीएसआई, पीएसआई ये हमारे कहाँ पे, यूएसए में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसआई, ठीक है। और बार जो होता है वो बार क्या होता है, 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, ठीक है। तो हमारा क्या, एक बार कितना बराबर हो गया, 10 टू द पावर 5 पास्कल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि एक बार बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, ठीक है। और पीएसआई का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पाउंड पर स्क्वायर इंच क्या होता है, किसका यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस हमको समझ में आ गया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड प्रेशर इज एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां से बोले, अगर किसी बॉडी को स्ट्रांग होना है, ठीक है, तो किसी बॉडी को अगर स्ट्रांग होना है तो मतलब प्रेशर जो है, ठीक है, अप्लाइड जो प्रेशर है वो क्या होना पड़ेगा, रेजिस्टिंग फोर्स जो है उससे क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा या ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको हमेशा याद रखना है कि रेजिस्टिंग फोर्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, प्रेशर, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा रेजिस्टिंग फोर्स कम रहेगा तो हम कम प्रेशर में ही क्या कर सकते हैं, बॉडी को फ्रैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा रेजिस्टिंग फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, अप्लाइड प्रेशर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रेस के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। उसमें से एक क्या होता है हमारा डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दे आर ऑफ 2 टाइप, दैट इज टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव, ठीक है। तो हमारे दो तरह के कौन कौन से स्ट्रेस होते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत सारे नाम है, देखिए, डायरेक्ट स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये सब एक ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, ये कौन से स्ट्रेसेस है, ये टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव है, ठीक है। कौन सा है ये, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव है। टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव होता क्या है वो आगे जाके मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा अच्छी तरह से। और दूसरा याद रखिए कौन सा होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, शियर स्ट्रेस। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस अभी जान के रखिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में कौन कौन से आते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और टेंजेंशियल स्ट्रेस में कौन से आते हैं, शियर स्ट्रेस, ठीक है। चलिए तो अभी आगे चलते हैं, हमारा स्ट्रेन। तो हमने सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हमारे चैप्टर का नाम है। सिंपल स्ट्रेस के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग जानते हैं स्ट्रेन क्या चीज होती है, ठीक है। तो स्ट्रेन इज नथिंग बट इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन बाय द ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। इट हैज नो एसआई यूनिट एंड इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, स्ट्रेन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेन को कौन से सिंबल से इंडिकेट करते हैं, एप्सिलॉन से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन स्ट्रेन मतलब, और यहां पे देखिए चेंज इन समथिंग, चेंज इन समथिंग, चेंज इन समथिंग को हम लोग कौन से सिंबल से इंडिकेट करते हैं, डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए डेल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके सामने एल लिखा है, तो ये मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ है, ठीक है, चेंज इन लेंथ है, ठीक है। तो अगर मैं एक बॉडी को ले लूं, यहाँ पे सोच लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इसका पहले लेंथ था सपोज 10 मीटर, ठीक है। मैंने इसमें फोर्स अप्लाई किया और ये लंबा हो गया, कितना हो गया, सपोज ये कितना हो गया, पूरा का पूरा 12 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेलल कौन सा है, डेलल है हमारा ये है हमारा क्या, डेलल, मतलब कितना चेंज हुआ, यहाँ पे 2 मीटर का चेंजेस आया, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन इक्वल टू 2 बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था 10, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेन कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। और इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, मीटर मीटर कट जाएगा, इसलिए इसका यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो स्ट्रेन इज व्हाट,
इट इज चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अगर आपको बोला जाए व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो उसमें आपको बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। अगर बोलेंगे व्हाट इज डायमेट्रिक स्ट्रेन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर। अगर हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या आ जाएगा हमारा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो जो भी हमारा स्ट्रेन बोले उसका कुछ करना नहीं है हमको, बस क्या करना है, चेंज इन समथिंग टू द ओरिजिनल समथिंग, ठीक है। तो हमारा इस तरह से हम लोग स्ट्रेन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रेन है, ये डेल एल बाई एल हमारा ये कौन सा स्ट्रेन है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मीन्स अलोंग द लेंथ, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं हम। जिस तरह से हमने स्ट्रेस के टाइप देखे, उसी तरह से हम लोग स्ट्रेन के भी टाइप देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला जो स्ट्रेन है वो है हमारा लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। द स्ट्रेन ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल देकर बता दूं, तो समझ लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स से पुल करता हूं, ठीक है, तो ये क्या लंबा हो जाएगा, तो मतलब मैंने देखा यहाँ पे जो लेंथ था, ठीक है, लेंथ हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो देखिए फोर्स इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था और लेंथ भी किस डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, लेंथ भी फोर्स, ये पी था हमारा, फोर्स के डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन में अगर कोई लेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइप के स्ट्रेन को हम कैसा स्ट्रेन बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तब उसको हम लोग कैसा स्ट्रेन बोलते हैं, लैटरल स्ट्रेन है। जैसे देखिए यहां पे लेंथ तो इंक्रीज हुआ, पर जो डायमीटर था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो डायमीटर यहाँ पे क्या था हमारा, ज्यादा था, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कम हो गया, और फोर्स यहाँ पे जा रहा था और ये स्ट्रेन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। फोर्स यहाँ पे जा रहा था और ये यहाँ पे हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रेन विच इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इज नोन एज व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेन, दिस इज नोन एज लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो दे आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी और ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रेन के बहुत सारे नाम है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज प्राइमरी, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो प्राइमरी, एक्सियल मींस अलोंग द एक्सिस, ठीक है। ये देखिए ये हमारा इसका एक्सिस है, तो अलोंग द एक्सिस जिसको बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। इजी है। चलिए आगे वाले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि आगे क्या टॉपिक है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बारे में थोड़ा इलाबोरेटली बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है और शियर स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल सिग्मा टी, ठीक है। तो सिग्मा मतलब स्ट्रेस, टी मींस टेंसाइल, तो दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी, टेंसाइल का मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को अगर हम लोग सोच लीजिए दो इक्वल एंड ऑपोजिट क्या लगा रहे हैं, पुल लगा रहे हैं, ठीक है। ये पुल है हमारा, खींच रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी क्या होती है, इलोंगेट होती है, लंबी होती है, ठीक है, लंबी हो जाती है। तो इन दैट केस दिस पुल, ठीक है, दिस पुल बाय दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, दिस पुल बाय दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज व्हाट, टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस मतलब क्या होता है, फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, बस। और अगर हम लोग का बॉडी पुल की जगह क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं हम लोग, पुश लगा रहे हैं, यहां से भी पुश लगा रहे हैं तो यहां से भी पुश लगा रहे हैं, तो बॉडी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है, छोटा होने की कोशिश करेगा। इन दैट केस दिस फोर्स बाय दिस एरिया इज नोन एज व्हाट, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो वही लिखा है कि व्हेन द सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा व्हेन द सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स एंड द बॉडी टेंड टू इंक्रीज इट्स लेंथ, ठीक है। तो लेंथ इंक्रीज होती है टेंसाइल में, सो इंड्यूस्ड इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस, इट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल सिग्मा टी, ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेस में इसका उल्टा होता है, व्हेन द सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुशेस एंड द बॉडी टेंड्स टू डिक्रीज इट्स लेंथ, द स्ट्रेस सो इंड्यूस्ड इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो इजी है टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। चलिए अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, अब हम लोग शियर स्ट्रेस को समझते हैं, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे हम लोग शियर स्ट्रेस को समझने से पहले एक और चीज जानते हैं कि याद रखिएगा टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो होते हैं, ठीक है। तो मैं अगर मान लूँ ये एक बॉडी है, ये बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है,
ये क्या है, बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया है। टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एरिया के ऊपर कैसे एक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली एक्ट करते हैं, ठीक है। बट शियर स्ट्रेस जो होता है वो क्या करता है, वो बॉडी के पैरेलली एक्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, बॉडी के पैरेलली एक्ट करते हैं, टेंजेंशियली एक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट टेंजेंशियल फोर्स एक्ट्स अपॉन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू शियर ऑफ इज कॉल्ड एज शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो हमारा इससे क्या होगा, देखिए उसमें हमारा बॉडी लंबा हो रहा था, छोटा हो रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी बॉडी को ऐसे धक्का दूं, ऐसे अगर धक्का दूं, ठीक है, तो ये बॉडी किस तरह से मूव करने की कोशिश करेगा, ये बॉडी इधर पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शियरिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शियरिंग बोलते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं समझाता हूं, एक और फिगर में बनाता हूं। देखिए अगर एक बॉडी ऐसा है, इस पे मैंने पी फोर्स अप्लाई किया, तो दिस फोर्स बाय दिस एरिया इज नोन एज व्हाट, शियर स्ट्रेस, ठीक है। एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल टाउ, ठीक है। तो दिस इज एरिया, तो टाउ इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बाय ए, ठीक है। लेकिन फोर्स देने के बाद ये बॉडी कैसा हो जाएगा, ये बॉडी कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिगर अच्छा नहीं बना, मैं थोड़ा इसको और सही से बना लेता हूँ। तो इसको पहले ऊपर वाला बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्स देने से हमारा ये बॉडी क्या इस तरफ जाएगा ना, ठीक है। तो इन दैट केस क्या हो गया, देखिए ये हमारा ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल इस बॉडी का एक्सिस था, ठीक है। और ये कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बना कि नहीं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, ठीक है, और ये एक क्या बना, एक ट्राइंगल बना, ये एक ट्राइंगल बना कि नहीं, ठीक है। ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो दिस इज थीटा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या होता है हमारा, शेयर स्ट्रेन, ठीक है। और शेयर स्ट्रेन क्या होता है हमारा, tan थीटा, ठीक है। शेयर स्ट्रेन हमारा क्या होता है, tan थीटा। तो ये क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द बट बॉडी, ठीक है। और दिस इज व्हाट, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रेन है, ठीक है। तो हमारा शेयर स्ट्रेन क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो जो भी थीटा दिया हुआ रहता है कि कितना एंगल में वो डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, उसको हम लोग tan थीटा में अगर बिठा देंगे तो यू विल गेट द शेयर स्ट्रेन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमको डिफरेंस समझ में आ गया। टेंसाइल स्ट्रेस एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड शेयर स्ट्रेस ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट, इलास्टिक लिमिट इज द लिमिट अप टू विच द बॉडी विल रिटेन द क्वालिटी ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी होगा वो क्या होगा, इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखेगा, ठीक है। तो हमने देखा है किसी भी बॉडी को अगर हम लोग खींचते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी को अगर हम लोग खींचते हैं तो खींचने के बाद अगर उसको छोड़ देते हैं तो बॉडी क्या करती है, अपनी जगह में खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन अगर ऐसे हम लोग खींचते रहे खींचते रहे खींचते रहे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बॉडी अपने पोजीशन पे नहीं आएगी, ठीक है। तो वैसा पॉइंट जहां से बॉडी क्या नहीं आ पा रही, अपने जगह से वापस नहीं आ पा रही, ठीक है। तो उस समय हम लोग बोल सकते हैं कि वो उस लिमिट को क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, ठीक है। मतलब उसकी जो लिमिट थी उससे हमने ज्यादा उसको क्या कर दिया, खींच दिया, ठीक है। तो जिस लिमिट तक हम लोग खींचने के बाद बॉडी वापस आती रहती है, ठीक है, उसी लिमिट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलास्टिक लिमिट नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन द बॉडी इज लोडेड विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है। तो याद रखिएगा इलास्टिक लिमिट एंड प्रोपोर्शनल लिमिट आर नियरली सेम, ठीक है। ये हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कब में बहुत अच्छे से समझेंगे, प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कब होता है उसमें क्या होता है,
ये जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बोथ आर प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। हम लोग इसलिए इसको हम लोग जिस लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं उसी लिमिट को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट नाम देते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट्स दैट अगर बॉडी को हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट तक उसको लोड दे के रखें, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इंडिकेटेड बाय सिग्मा, स्ट्रेन इज इंडिकेटेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है, दे आर बोथ प्रोपोर्शनल। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है कैपिटल ई, एंड दिस कैपिटल ई को हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है, एंड दिस कैपिटल ई इज नोन एज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। और इस ई का फुल नेम क्या होगा, इसका नाम होगा क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड एज यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। इस ई को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे पास स्ट्रेस सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में 3 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है। तो हमारे कितने कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, हमारे 3 कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। उसमें से पहला जो है वो मैंने यहाँ पे बता दिया कौन सा है, यंग्स मॉड्यूलस। सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, बल्क मॉड्यूलस। और थर्ड नंबर जो होता है वो कौन सा होता है, शेयर मॉड्यूलस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ई हमारा जो है वो क्या है, हमारा फर्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, ठीक है। तो यहां से हम लोग ई का अगर यूनिट निकालना चाहे तो देखिए स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है, इसलिए स्ट्रेस जो होता है उसी का यूनिट किसका होता है, यंग्स मॉड्यूलस के यूनिट के बराबर होता है। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब क्या है, ई का यूनिट भी क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत अच्छे से इसको याद रखना है कि जितने भी आइडेंटिकल यूनिट है उसको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो यहां पे हमको याद रखना क्या क्या, यहां पे हमारा जो प्रेशर था, स्ट्रेस था, यंग्स मॉड्यूलस था, ठीक है, उसके बाद बल्क मॉड्यूलस है, ठीक है, उसके बाद शेयर मॉड्यूलस है, ठीक है, वो सब क्या है, हमारे यूनिट सेम वाले क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां पे याद रखना है प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, ठीक है, और बल्क मॉड्यूलस, ये सब के सब यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। आगे जाके हम लोग और भी टाइप्स ऑफ जो 2 टाइप के जो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको चीज को समझ के रखते हैं ताकि आगे जाके हमको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ ऐसा लॉ होता है जिसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। और यहाँ से हमको जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक थम्स अप बटन देके मेरे को मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। और अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए आगे वाले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो हमारा आगे जो है वहां पे क्या है, हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉड्यूलस फॉर सम मटेरियल, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी मटेरियल दिए हुए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टीटली में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि स्टील का यंग्स मॉड्यूलस कितना होता है, कास्ट आयरन का यंग्स मॉड्यूलस कितना होता है, रॉट आयरन का कितना होता है, कॉपर का कितना होता है और एल्यूमिनियम का कितना होता है। तो आपको ये पांचों के पांचों वैल्यू क्या कर लेने हैं, याद रख लेने हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि स्टील का जो होता है 200 गीगापास्कल से लेके क्या होता है, 220 गीगापास्कल तक चला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि टीटली में जो होता है वो कभी कभी ऐसे रेंज में नहीं देता, वहां पे दे देता है सपोज 210 जीपीए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपको पता होगा कि 200 से 220 के बीच में होता है, तो आपको वहां पे खोजना है कि 200 से 200 के बीच में कौन सा आंसर होगा, 210 होगा, ठीक है। तो वहां पे बाकी सब जो यूनिट जैसे 210 दे दिया, 150 दे दिया, 100 जीपीए दे दिया, उसके बाद 300 जीपीए दे दिया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सबसे करेक्ट आंसर किसका होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर करना है वहां पे, ठीक है। वहां पे इस तरह से रेंजिंग में नहीं देता, वहां पे क्या करता है, बीच का एक वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से क्या करना है, इसको याद करना है, ठीक है। तो स्टील का कितना 200 जीपीए टू 220 जीपीए, कास्ट आयरन का 100 जीपीए टू 160 जीपीए, रॉट आयरन का 190 जीपीए टू 200 जीपीए, ई कॉपर का हमारा कितना हो जाता है 90 जीपीए टू 110 जीपीए, एंड एल्यूमिनियम का जो होता है वो कितना होता है 60 जीपीए टू 80 जीपीए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यूज है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं। तो ये है हमारा डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अगर समझ लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, उसको मैंने ऊपर फिक्स कर रखा है,
ठीक है, ऊपर फिक्स कर रखा है। और इस पे अगर मैं फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, इसकी एल ये है, ठीक है, ये इस तरह का कुछ बॉडी है, मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। तो इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये नीचे का हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, और ये हमारा लेंथ है, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हमको पता है ई मतलब यंग्स मॉड्यूलस बराबर क्या था, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स बाय एरिया, तो वही चीज मैंने यहाँ पे पुट की। और स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, डेल एल बाय एल, ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे पुट की, ठीक है। तो यहां से हमको क्या निकालना था, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है, डेल एल, ठीक है। तो डेल एल को अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, पी एल बाई ए ई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना है बहुत अच्छे से। डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जितने भी न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे इसी फॉर्मूले से हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पे अगर कोई फोर्स पड़ता है तो उसका डिफॉर्मेशन कितना होता है, पी एल बाई ए ई, वेयर पी इज द की applied force, L is the length of the material, A is the cross section area of the material and E is the Young's modulus of the material, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे जो है वो है हमारा डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स ओन वेट, ठीक है। तो मतलब ये एक ऐसा है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, बॉडी के वेट के कारण ही इसमें क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए हम लोगों ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में पढ़ा था कि अगर किसी बॉडी का वेट, ठीक है, जो भी बॉडी होता है उसका जो एंटायर वेट होता है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, और उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं किया, बट बॉडी का जो खुद का वेट था, बॉडी का जो खुद का वेट था वो क्या कर रहा है, बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है, बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। और वेट जो होता है वो कहाँ से एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया लेट L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द बार, A इज इक्वल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, E इज इक्वल टू द यंग्स मॉड्यूलस एंड W इज इक्वल टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द बार मटेरियल, ठीक है। तो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, स्पेसिफिक मतलब होता है यूनिट वेट, ठीक है, क्या होता है, यूनिट वेट। मतलब इतना बड़ा मटेरियल है, ठीक है, इतना बड़ा मटेरियल है, ठीक है, इसके एक पार्टिकल का वेट मैंने कितना पकड़ लिया, W पकड़ लिया, स्मॉल w, ठीक है। तो वेट ऑफ द बार फॉर द लेंथ ऑफ x, ठीक है। तो अगर एक पार्टिकल का वेट मैं W पकड़ूं, ठीक है, एक पार्टिकल का वेट अगर मैं W पकड़ूं तो वेट ऑफ द बार फॉर द लेंथ ऑफ x विल बी क्या होगा, तो इस पूरे लेंथ के लिए, ठीक है, इस पूरे लेंथ के लिए, सॉरी, इस x लेंथ के लिए हमारा मटेरियल का कितना हो जाएगा, W इंटू ए इंटू एक्स, ठीक है, W इंटू ए इंटू एक्स हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। हमको यहाँ का पूरा वेट मिल जाएगा, ठीक है, अगर मैं W के साथ एरिया और उसके साथ उसका लेंथ इंटू कर दूं, ठीक है कि नहीं। इसको मैं थोड़ा 3D में दिखाता हूं, ठीक है, इस तरह से। ये हमारा क्या था, x, और ये नीचे वाला हमारा क्या है, एरिया, ठीक है। और एक पार्टिकल अगर एरिया के साथ में x इंटू करता हो तो मेरा वॉल्यूम आता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के साथ मैंने स्मॉल w इंटू कर दिया, तो मतलब क्या, मेरे को यहाँ का पूरा क्या मिल गया, वेट मिल गया कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, P इज इक्वल टू W इंटू ए इंटू एक्स, ठीक है। तो इलोंगेशन ऑफ द स्मॉल सेक्शन ऑफ द बार ड्यू टू वेट ऑफ ए बार फॉर ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द लेंथ, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, हमको पता है इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पी एल बाई ए ई, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो पी एल बाई ए ई, ठीक है। तो P हमारा कितना था, हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था W ए एक्स, उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया P के जगह में, ठीक है। वेट, क्योंकि P हमारा क्या है, एक फोर्स है, और फोर्स हम लोग वेट को भी बोल सकते हैं क्योंकि वेट इज आल्सो ए फोर्स, एंड वेट का यूनिट कितना होता है, न्यूटन होता है। तो मैं वेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई अप्लाइड फोर्स तो है नहीं, ठीक है, इसलिए हमको वेट को ही फोर्स पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो P के जगह पे मैंने W एक्स बिठा दिया, और लेंथ कितने लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, DX लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो DX यहाँ पे L की जगह बिठा देंगे AE, तो यहाँ पे आ गया WX DX बाई E, ठीक है। ये क्या आ गया, इलोंगेशन फॉर द सेक्शन ऑफ x, ठीक है, x सेक्शन के लिए इलोंगेशन हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो अगर मुझे पूरे सेक्शन का इलोंगेशन निकालना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल एल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल एल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहां से कहां तक, 0 से L तक का मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं 0 से L तक का इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन से हो जाएंगे, W
और ई, तो ये डब्ल्यू और ई हमारे क्या निकल जाएंगे बाहर, ठीक है, कांस्टेंट वाले बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज होने वाला कौन सा था, एक्स, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 को क्या करूंगा, एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। तो यहां से जो हमारा आंसर इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा वो कितना आएगा, स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2e, ठीक है। क्या आ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2e। तो इंटीग्रेशन करने के बाद स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2e जो आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको कैपिटल डब्ल्यू में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा कैपिटल डब्ल्यू मतलब क्या है, स्मॉल डब्ल्यू ए इंटू एल इज इक्वल टू टोटल वेट, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि डिफॉर्मेशन ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट मतलब क्या था, पी एल बाई ए ई था, ठीक है। और डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट जो है वो कितना है, डब्ल्यू एल बाई 2AE है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू और पी दोनों ही क्या है, एक फोर्स ही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, डिफॉर्मेशन जो है देखिए इसका क्या हो जा रहा है, सेल्फ वेट के कारण उसका हाफ हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर इसमें डिफॉर्मेशन 20 होता था तो इसमें डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, 10 का हो रहा है, ठीक है। 10 का डिफॉर्मेशन हो रहा है, न्यूटन यूनिट डिफॉर्मेशन का यूनिट तो होता नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स ओन वेट इज हाफ ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू द फोर्स अप्लाइंग ऑन इट, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल हो गया। तो आपको ये इंटीग्रेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला जो है, ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2AE, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स ओन वेट ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, ठीक है। डिफॉर्मेशन ऑफ टेपरिंग सेक्शन, ठीक है। इससे जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हमको क्वेश्चन आया था टीटली में कि अगर कोई टेपरिंग सेक्शन है, ठीक है, उस टेपरिंग सेक्शन का दो साइड है, देखिए एक ग्रेटर डायमीटर साइड है और ये स्मॉलर डायमीटर साइड है, ठीक है। तो ग्रेटर डायमीटर और स्मॉलर डायमीटर में सबसे ज्यादा स्ट्रेस कौन से वाले साइड में डेवलप होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ग्रेटर साइड और स्मॉलर साइड में सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहां पे डेवलप होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है, ठीक है। मतलब एरिया अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा। एरिया अगर मोर होगा, ठीक है, तो स्ट्रेस हमारा क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा एरिया कम होगा, एरिया इज लेस, तो हमारा स्ट्रेस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब अगर पूछ रहा है कि किस वाले एरिया में हमारा स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगा, तो मतलब कौन से वाले साइड में होगा, स्मॉलर एंड में होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आया था कि स्मॉलर एंड, ग्रेटर एंड, ठीक है, और बोथ, या फिर ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। तो हमको याद रखना है कि हमारा स्ट्रेस जो होता है वो कम एरिया में ज्यादा जनरेट होता है, ठीक है। और ये तो हो गया इसका डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला, ठीक है, 4PL बाय पाई D1 D2E, ठीक है। ओके, चलिए टेपरिंग सेक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। टेपर मतलब किसको बोलते हैं, टेपर मतलब जो थोड़े इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है, ऐसे इंक्लाइंड होते हैं धीरे धीरे करके। कोन जो होता है, कोन भी क्या होता है, टेपरिंग सेक्शन होता है, ठीक है, इसको हम लोग टेपर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक काम करते हैं, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले के जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ा दिए हैं वो आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और मेरे पिछली वीडियोस के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के चैप्टर आने वाले हैं वहाँ पे हमारे क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के चैप्टर हम लोगों ने पढ़े थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वो सब क्या होंगे, काम में लगने वाले हैं, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर रख दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक जरूर पहुंचती रहे। टिल देन, बाय बाय माय फ्रेंड्स।